नमस्कार, दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। हम आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं वो है श्री अन्न की नवीनतम तकनीक एवं उसके उत्पाद। जब हम श्री अन्न की बात करते हैं तो दिमाग में आ जाता है मोटा अनाज, क्योंकि इसी तरह से हम इसे जानने लगे हैं। सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं, मल्टीग्रेन के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे आज के युवा हैं वो मल्टीग्रेन उत्पाद की तरह इसको पाते हैं। लेकिन श्री अन्न है क्या? यूं तो हमने मध्य प्रदेश में जो खास तौर से मोटे अनाज का जब जिक्र होता है तो सुनते हैं कोदो, कुटकी और सवा। दरअसल यही विशेष श्री अन्न मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। लेकिन देश के अन्य राज्यों में या अन्य जगहों पर भी श्री अन्न की मुख्य रूप से 9 तरह की ये जो श्री अन्न होते हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग उत्पादों में हमारे पास उपलब्ध होते हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 80,000 इसके हेक्टेयर में इसका उत्पादन किया जाता है। कौन सी वो जगह है, जैसे अगर मंडला डिंडोरी की हम बात करें, अनूपपुर, जबलपुर की हम बात करें, यहाँ पर विशेष रूप से इसकी खेती होती है। अब पारंपरिक खेती से हम आ चुके हैं नवीनतम मशीनरी के साथ और नए उत्पादों के साथ भी हमें उपलब्ध होता है। तो क्या है ये तमाम जानकारी, इसके लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। चलिए इनका परिचय मैं आपसे करवाती हूँ। इनका नाम है डॉक्टर DC श्रीवास्तव, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र से तो संबंध रखते हैं और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से ये आए हुए हैं छिंदवाड़ा से इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए। तो स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार श्रीवास्तव जी, जैसे हम बात कर रहे हैं विषय में कि श्री अन्न की नवीनतम मशीनरी और उसके उत्पाद, तो दिमाग में ये ख्याल पहले आता है कि पारंपरिक खेती की जाती थी। इससे पहले ये सवाल उठता है कि श्री अन्न किस तरह से अब हमारे पास मौजूद होता है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जब सेहत और स्वास्थ्य का जिक्र हुआ तो श्री अन्न आया और तभी से ये हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारी ज़बान पर चढ़ गया है। जी, देखिए ये श्री अन्न जो है हमारे परंपरागत प्राचीन काल से इसको हमारे किसान भाई उगाते रहे हैं और इसकी पौष्टिकता इतनी प्रबल है कि जिसको उन्होंने भी पहचाना। और आज जो आधुनिक समय है, जब कोरोना काल के बाद से इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अहम मुद्दे को चर्चा में लेकर आया और आज जन जन तक श्री अन्न अनाज को हम लोग पहुंचा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं और जिसमें जो अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मिनरल्स मैटर है, इसकी बाहुल्य मात्रा इसमें उपस्थित है। इसलिए हम इसको जो है स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं और पोषण के लिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकगण और जितने शोधकर्ता ये कहते हैं कि हमें अपने भोजन में श्री अन्न को शामिल करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से रिच है। बिल्कुल सही बात है। हम नवीनतम मशीनरी की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी कि किस तरह से पहले पारंपरिक खेती इसकी की जाती थी। इस मोटे अनाज को हम तक आने में कितना समय लगता था? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे प्राचीन समय में कुनेता हुआ करता था, जो कि मिट्टी की एक चक्की हुआ करती थी, उससे हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, बाहुल क्षेत्र के लोग हैं, उसको कुनेता के माध्यम से इसको थ्रेशिंग और ग्रेडिंग करते थे। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि वो चूँकि इसके बीज बहुत छोटे होते हैं, अन्न बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें पिस जाते हैं और उसका छिलका प्रॉपर निकल नहीं पाता है। इसके लिए फिर नई मशीनों का इजाद किया गया। इसमें मिलेट थ्रेशर बनाए गए और इसमें जो अनुसंधान केंद्र जो हमारे किसी जो अभियांत्रिकी संस्थान हैं वो इस पे उन्होंने शोध किया और नए नए जो है इन्होंने जो मशीन बनाई है, जिसमें मिलेट क्लीनर एंड डीहस्कर है, डीहलर है, मिलेट पॉलिशर है, मिलेट फर्मेंटर है, मिलेट जो है रोस्टर है, तो इत्यादि बहुत सारे जो हैं श्री अन्न से संबंधित ये मशीनरी बनाई गई है। जब आप बात कर रहे थे कि वो चक्की से जो पीसा जाता था दादी नानी के समय के अगर हम जिक्र करना चाहें, और अब हम जिस तरह की मशीनरी की आप बात कर रहे हैं, तो दिमाग में ये ख्याल और ये सवाल भी उपजा कि कहीं इसकी पौष्टिकता ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? हाथ
के द्वारा पीसा गया मोटा अनाज और जब मशीन से हमारे पास उपलब्ध हो रहा है वो मोटा अनाज? जी, देखिए जब परंपरागत तरीके से जब हम पीसते थे तो उसमें महिलाओं की श्रम हास बहुत ज़्यादा होता था, मतलब उसमें एफिशिएंसी कम आती थी। उसमें जैसे हम मान लीजिए कि 5 किलो यदि अनाज पीस रहे हैं तो हमको दाने कम मिलता था। लेकिन आजकल जो नई मशीनें आ गई हैं उससे एफिशिएंसी बढ़ गई है, थकावट कम होती है और अनाज की गुणवत्ता बढ़ गई है। तो हम ये कहना नहीं समझते कि जो अनाज मिलेगा हमको वो गुणवत्तापूर्ण रहेगा और अच्छी क्वालिटी का हमें मिलेगा। मैंने ना किसानों के बीच में एक नया शब्द सुना है, गोहाई, थ्रेसिंग, शायद अभी आप उसका जिक्र भी कर रहे थे। गहाई होता है वो। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए ना, क्या है और किस तरह से? आमतौर पर जो श्री अन्न है उनको गहाई और थ्रेसिंग जिसको हम कहते हैं वो उसकी समस्या होती है, क्योंकि उसके बीज इतने छोटे और कड़े होते हैं कि उसको सामान्य तरीके से गहाई करने में समस्या जाती है। इसलिए जो आधुनिक समय में जो मिलेट थ्रेशर बनाए गए हैं और डीहलर और हस्कर बनाए गए हैं उसके द्वारा बहुत आसानी से उसको जो है डीहस्किंग किया जा सकता है। कोदों में आपको बताऊं कि इसमें 6 लेयर होते हैं, तो चूँकि इतना कड़ा होता है इसलिए उसको मशीनों द्वारा गहाई करने से हमें आसानी होती है और वो हमें चावल उसका प्राप्त हो जाता है। जी श्रीवास्तव जी, कोदो, कुटकी और सवा ये हमारे मध्य प्रदेश में है जी। रागी बहुत कम मात्रा में है जी। अगर कोदो, कुटकी और सवा की मात्रा ज़्यादा है और रागी की कम है तो दिमाग में ये भी आता है कि क्या हमारी जो मध्य प्रदेश की धरती या उस मिट्टी की बात करें उसकी उपजाऊ क्षमता का जिक्र होता है, क्योंकि जब हम श्री अन्न की बात करते हैं तो कम पानी, कम खाद, विषम परिस्थितियों में उपजने वाला हम इसकी बात करते हैं खेती की। जी, देखिए ये हमारे प्राचीन समय से ही आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगाया जाता है, जहाँ पर कि मिट्टी उतनी अच्छी नहीं रहती है और हमारे किसान भाई जो है प्राचीन समय से इसको लगाते आ रहे हैं। लेकिन अब नवीन तकनीक आ गए, नए बीज आ गए हैं। जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कोदो की 19 किस्में ईजाद की गई हैं और कुटकी की 5 किस्में ईजाद की गई हैं और रागी की जो है 3 किस्में जो है नवीनतम किस्म हमारे यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा बताई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और उसके अच्छा उत्पादन में मिलता है। तो किसान भाइयों इन तकनीकों को अपना कर इन बीजों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इसकी जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा भी ले सकते हैं। अब जो है राज्य सरकारें और हमारा देश जो केंद्रीय सरकार है इस पर बहुत ज़्यादा महत्व देने लगी है और कई योजनाएं भी इसमें ला रही है। मेरा अगला सवाल बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ था कि जैसे मैंने एक योजना के बारे में सुना है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। तो इस तरह की जो योजनाएं होते हैं इसके उत्पादन के लिए किसान भाइयों की मदद करते हैं, किस तरह की सब्सिडी प्राप्त होती है इन योजनाओं के माध्यम से या अन्य माध्यमों से किस तरह से मदद की जा रही है हमारे किसान भाइयों की, थोड़ा सा इसका भी मुझे लगता है उल्लेख किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में से इसका शुभारंभ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसको मध्य प्रदेश सरकार राज्य मिलेट योजना लेकर आई। उसके बाद में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो लेकर आए। तो ये सब जो प्रोत्साहन योजना है इसके अंतर्गत हमारे जो कोदो, कुटकी, सावा जो हमारे किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं उनको जो है 1000 रुपये प्रति कुंटल प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने जो है निर्देश पारित किया है। साथ में 3900 रुपये का राशि भी उनके दी जाएगी। तो और इसके साथ में इसको प्रसंस्करण के लिए, प्रोत्साहन के लिए भी जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म जो संवर्धन योजना है उसके अंतर्गत भी हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल, जब इस तरह की सारी योजनाएं बनती हैं तो जागरूकता अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किस तरह से किसानों तक ये बात पहुंचाई जाती है? अगर कोई सवाल उनके मन में उठते हैं किसी भी तरह के श्री अन्न के उत्पादन की अगर मैं बात करना चाहूँ या उत्पादों के तैयार करने की बात करना चाहूँ, तमाम तरह की जागरूकताएं फैलाने के लिए अगर हम बात करें उनके सवाल, तो कॉल सेंटर या कोई वेबसाइट या कोई ऐसा संपर्क सूत्र जिससे वो आपसे बात कर सकें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए हमारे यहाँ 2 प्रकार के जो है टोल फ्री नंबर चल रहे हैं। एक तो किसान सारथी चल रहा है, जिसमें किसान सारथी के माध्यम से हमारे किसान भाई वैज्ञानिकों से सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं और वैज्ञानिकों से सीधी बात कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में एक जो है राज्य स्तरीय हमारे यहाँ कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर है 1551,
जिससे किसान भाई फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं और सीधे वैज्ञानिकों से जुड़ सकते हैं, कृषि विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो किसान सारथी है और जो दूसरा हमने बताया आपको जो कृषि विभाग का जो टोल फ्री नंबर है 1551, इससे हम लोग बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब किसी भी तरह के हम नवीनतम मशीनरी की बात करें, उत्पादों के बारे में ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो प्रदर्शनियाँ लगने लगी हैं, मेले लगने लगे हैं, इनके माध्यम से हमें ये तो पता चलने लगा, कुछ तो श्री अन्न हमें भी रट चुके हैं। सामान्य जनों की अगर हम बात करें कि कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, जो जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, या सवा की बात करना चाहें, या कंगनी, मैंने कंगनी के बारे में भी सुना है, चेना के बारे में सुना है। 9 प्रकार होते हैं श्री अन्न के, मान लीजिए हम सभी जानने लगे हैं अब इसके बारे में। तो चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी, कैसे उत्पाद हम तक पहुंचे, उसकी विश्वसनीयता भी होगी। तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं जब आपके पास किसानों के सवाल भी सीधे आते होंगे अब इन टोल फ्री नंबरों के माध्यम से? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें मुख्य रूप से जो आती है कि हम उत्पादन की बात करते हैं, किसान भाई उत्पादन इसका कम उत्पादन होता है। तो उसमें अब ये है कि नवीन तकनीकें आ गई हैं। इसको अच्छे बीज का प्रयोग करें किसान भाई, और इसको लाइन से बोते हैं। हमारे किसान भाई छिटकुआ विधि से बोते हैं, तो उससे उत्पादन कम होता है। तो इसको लाइन में बोएं और जो संतुलित जो खाद की मात्रा है उसका भी प्रयोग करें, क्योंकि प्राचीन जो तरीके होते हैं उसमें खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो उसको जो संतुलित मात्रा जो है, संतुलित मात्रा का प्रयोग करें, और इसको जैसे हम अन्य फसलें उगाते हैं वैसको इस तरह से उगाएं, क्योंकि जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उसके लिए अलग से जो है इसमें प्रोत्साहन राशि का प्रावधान दिया गया है। तो किसान भाई इसको उगा सकते हैं। साथ साथ में अब इसके प्रसंस्करण की भी बात की जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है प्रसंस्करण कर, इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि जो रागी होता है वो गेहूं की प्रॉपर्टी का होता है। उसमें गेहूं जो रागी जो है इसको सीधे पीसा जा सकता है, लेकिन जो कोदो, कुटकी, सावा जो होता है वो चावल की प्रॉपर्टी का होता है। तो जितने भी गेहूं से जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं वो रागी से हम बना सकते हैं, और जितने चावल के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हम लोग कोदो, कुटकी, सावा, कंगनी, इन सभी से बना सकते हैं। तो इन सब का प्रयोग हम अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बना करके प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह ही रागी के आटे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा, ख़ास तौर से जो सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं अब। और इसी के साथ राजगिरे का लड्डू, हमने राजगिरे के बारे में भी बात करना चाहेंगे। ये भी मोटा अनाज यानी श्री अन्न के अंतर्गत गिना जाता है। तो और अन्य कौन से उत्पाद हैं? और एक और सवाल मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ कि जब हम घर पे इस तरह के उत्पाद लेकर आते हैं तो मैंने सुना, अब ये मिथक है कि नहीं ये आप बताइएगा, हमने ये भी सुना है कि इस तरह के आटे को या अन्य मिश्रण को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता, खराब होने की गुंजाइश यानी आशंका बनी रहती है। तो क्या अब उसे सुरक्षित रखा जा सकेगा ज़्यादा दिनों तक? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, इसका जो हम लोग आटा बनाते हैं खासतौर से श्री अन्न का, तो आटा बनाने के बाद में इसको ज़्यादा दिन तक इसको रखने में दिक्कत आती है। लेकिन अब जो नवीन तकनीक आ गई है जिसको फर्मेंटर के माध्यम से हम अनाज को कुछ दिन पानी में भिगो कर रखते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं, उसको सुखा करके, ये नई तकनीक आ गई है। इस नई तकनीक के माध्यम से जब हम इसको आटा बनाते हैं तो इसको हम लोग सुरक्षित जो है 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें जो है इसकी विश्वसनीयता बनी रहती है और इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि रागी जो होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 360 मिलीग्राम पर 100 ग्राम कैल्शियम होता है रागी में। इसलिए बच्चों को और महिलाओं को रागी की मात्रा रागी के जो रोटियों में मिला करके, और उसका अनुपात जो होता है 70 भाग गेहूं और 30 भाग जो है आप रागी मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन बहुत कम मात्रा में होता है श्री अन्न में, इसलिए इसकी रोटियां फूलती नहीं हैं। इसलिए हम लोग गेहूं में मिला करके यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी रोटी भी अच्छी बनेगी और इसको पौष्टिक भी बनेगा। एक और सवाल मेरे मन में उठा, जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो मोटे अनाज में मैंने सिर्फ दलिया का रूप खाया हुआ है, या हमारे जो आम घरों की बात करें वहाँ दलिया बहुत चर्चित है गेहूं का। अगर मोटा गेहूं की बात करें तो दलिया और श्री अन्न के उत्पाद, इन दोनों में अंतर की मैं बात करूं, फ़ायदों की मैं बात करूं, और उसी से जुड़े हुए नए उत्पादों की अगर बात करूं तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे ना? बिल्कुल मिलेगा जवाब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्री अन्न की नवीनतम मशीनरी एवं उसके उत्पाद पर, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक डॉक्टर DC श्रीवास्तव जी। सर, मैंने पूछा था ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दर्शक उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि दलिया जो है, हम लोग गेहूं का दलिया बनाते हैं, इसमें मिश्रित दलिया जो है, श्री अन्न का मिश्रित दलिया भी बनाया जा सकता है। और इसका सत्तू भी हमने इसका प्रयोग किया है। सत्तू जो है इसका बहुत चूँकि पौष्टिक होता है, रागी मिला करके यदि आप सत्तू बनाते हैं तो कैल्शियम रिच सत्तू इसका बनता है। और साथ में इसकी जो कुटकी की चाकोली होती है, रागी का लड्डू होता है, और रागी की मठरी है, और कुटकी और दाल का चीला, ये बहुत जो चीज़ें हैं ये बनाई जा रही हैं। और इसकी अनेक जो है पौष्टिक जो व्यंजन हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। और जो हमारे बच्चे जो हैं, ख़ासतौर से जो इसमें जो अन्य बिस्किट वगैरह है, कुकीज़ वगैरह जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी श्री मिलेट के बनाए जा रहे हैं, श्री अन्न से बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जब हम श्री अन्न के उत्पादों की बात करते हैं तो वो सामान्य तौर पर थोड़े फीके या एकदम असल स्वाद लिए होते हैं, जिसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन उन उत्पादों को, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बिस्किट पसंद है, तो कुछ मात्रा में कुछ ऐसे तत्वों का इस्तेमाल, कुछ ऐसे मिश्रण उसमें करने होते हैं जिससे वो स्वाद से भी भर जाएं और उनकी सेहत भी समाप्त ना हो। तो क्या ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जिनकी सेहत बरकरार रह सकती है, भले ही उसमें अन्य मिश्रण का समावेश क्यों ना हो? जी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो बच्चों को, क्योंकि इसको ग्लूटेन की मात्रा कम होती है, और इसको थोड़ा खाने में मतलब जो टेस्ट आता है, जो गेहूं का टेस्ट आता है, उससे थोड़ा सा कम लगता है, तो उसको हमने और रिच बनाया गया है। और इसको इम्प्रूव करने के बाद में रागी का टोस्ट है, रागी की कुकीज़ है, रागी के बिस्किट्स हैं, और इसकी चाकुली है, साथ में इसकी जो मैगी जैसा जो प्रोडक्ट है वो भी तैयार किया गया है, और साथ में रागी का केक बहुत अच्छा बनता है। तो इसके मिलेट्स के श्री अन्न के केक भी बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो इसको बहुत सारी चीज़ें जो इसकी अभी तैयार की जा रही हैं और मार्केट में उपलब्ध भी हो रहा है। तो हमारे बच्चे भी बड़े इसको शौक़ से खाते हैं। पास्ता, श्री अन्न का पास्ता भी बनाया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ बच्चों के लिए लोकप्रिय हैं, वो हम इसको इनकी जो प्रोडक्ट हैं उसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं, और ये काफ़ी आजकल लोकप्रिय होता जा रहा है। भारतीय व्यंजनों की भोजन की अगर मैं बात करूं तो उसको भी मौसम के अनुरूप बांटा गया है। जिस श्री अन्न की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जो प्रकार आपने बताया, 9 तरह की श्री अन्न के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या वो भी मौसम के अनुरूप खाए जाने वाले, उसमें भी वर्गीकरण है क्या? जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। मुख्य रूप से इसको हम जो श्री अन्न है, मुख्य रूप से हम बरसात में इसको उगाया जाता है ये। और बरसात के समय ही इसको हम लोग बोनी करते हैं। जो प्रथम बरसात होती है 15 जून के बाद, तो उसके बाद में इसको हम लेकिन जब खाते हैं, इसकी गहाई जो होती है ठंड में, तो इसको हमें ठंड में इसको खाना चाहिए, क्योंकि इसको गर्म होता है, इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है।
तो जब हम ठंड में खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं, ये जिसको मधुमेह की बीमारी है और जिनको रक्तचाप की बीमारी है, ठीक है, तो उनके चूँकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है बहुत कम होता है। और ये जो है जब हम शरीर में ये जाता है तो हमारे खून में जो है शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है, इसलिए हमारी जो शक्कर की मात्रा वो नियंत्रित होती है। इसलिए हम इसको जो है मधुमेह का रेगुलेटर भी कहते हैं। तो ये शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करती है, जिससे मधुमेह के जो हमारे जो व्यक्ति हैं वो इससे ठीक होते हैं। बहुत खूबसूरत जानकारी दे दी डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर DC श्रीवास्तव जी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा से ये संबंध रखते हैं। और श्रीवास्तव जी ने जैसे बताया बहुत सारी खूबियों के बारे में बता दिया, नवीन तकनीक से आने वाले उत्पादों के बारे में बता दिया, हमारे किसान भाइयों की भी मदद की जानकारी देकर, और हमारी भी मदद होगी कि हम किस तरह से इस पौष्टिक श्री अन्न को अपने रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। बहुत सारी बातें होंगी अलग अलग विषय के साथ। हम कृषि दर्शन में इस विशेष कार्यक्रम में आते रहेंगे, इस कार्यक्रम को आप देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वक्त हो चला है कृषि से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां जानने का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। CIAE भोपाल का 51 स्थापना दिवस, कृषक कल्याण वर्ष 2026, बीज सखियों का प्रशिक्षण, पशुओं में तिल्ली बुखार, उपयोगी यंत्र स्टारी पर। और अब खबरें विस्तार से। CIAE भोपाल का 51वां स्थापना दिवस केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में अपने परिसर में अत्यंत हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण में 51वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी प्रसार के क्षेत्र में 5 दशकों से अधिक की उत्कृष्ट उपलब्धियों का प्रतीक रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार थे। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर ML जाट, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने की। इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि मशीनीकरण उत्पादकता वृद्धि, संसाधनों के दक्ष उपयोग तथा किसानों की आय संवर्धन का आधार है। उन्होंने नवाचार, डिजिटल कृषि, सटीक कृषि पद्धतियों तथा जलवायु अनुकूल तकनीकों के माध्यम से कृषि की आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने लघु एवं सीमांत किसानों, महिला कृषकों तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए किफायती एवं व्यवहार मशीनीकरण समाधानों और विकास में CIAE के योगदान की सराहना की। उन्होंने अनुसंधान उद्योग सहयोग को सुदृढ़ करने, कस्टम हायरिंग केंद्रों को बढ़ावा देने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रौद्योगिकियों की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने अनाज प्रसंस्करण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया तथा कपास खेत में कपास चुनाई मशीन का लोकार्पण एवं प्रदर्शन किया। उन्होंने समावेशी कृषि विकास के लिए अनुसंधान संसाधनों, राज्य स्तरीय एजेंसियों, निर्माताओं एवं किसान समूहों के मध्य प्रभावी समन्वय, साथ ही किसानों एवं ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर ML जाट ने नवाचार आधारित एवं जलवायु संवेदनशील मशीनीकरण को भविष्य की कृषि उन्नति का प्रमुख आधार बताया। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों और खेती को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषक ग्राम सभाएं आयोजित की गई। कृषक कल्याण से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए उन्नत खेती की जानकारी दी जा रही है। और इसी क्रम में शिवपुरी जिले के पिपरासमा, डेह, टोंगड़ा, सोहारा, महेदेवाली और कुशियारा में कृषक सभाओं का आयोजन किया गया। कृषकों को नरवाई प्रबंधन की तकनीकों की जानकारी दी गई तथा स्टारी पर कृषि यंत्र से गेहूं फसल की कटाई के बाद शेष नरवाई से भूसा तैयार करने की विधि भी समझाई गई। कृषि वैज्ञानिकों ने कृषकों को सलाह दी है कि वे ग्रीष्मकालीन मूंग के स्थान पर उड़द एवं मूंगफली फसल का उत्पादन करें, जिससे बेहतर उत्पादन और आय में वृद्धि संभव हो सकेगी। कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त दल द्वारा कृषकों की फसलों का निरीक्षण भी किया गया तथा पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन करने की सलाह भी दी गई।
मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अभिनव पहल करते हुए 27 जिलों की बीज सखियों को परंपरागत बीज संरक्षण एवं बीज बैंक स्थापना के संबंध में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भोपाल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में पद्मश्री श्री बाबूलाल दहिया जिला सतना द्वारा बीज संरक्षण के अनुभव साझा किए गए और बीज बैंक स्थापना पर व्याख्यान दिया गया। कर्नाटक राज्य की बीबी जॉन जो विगत 9 वर्षों से परंपरागत बीज संरक्षण का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा भी प्रतिभागियों को बीज संरक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। विगत 16 वर्षों से देशी बीजों का संरक्षण कर रही जिला डिंडोरी की सुश्री फुलझरिया बाई द्वारा भी प्रशिक्षण में अपने अनुभव साझा किए गए और बीज संरक्षण के तरीके भी बताए गए। इसके अलावा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रतिनिधियों ने भी जानकारी दी। प्रशिक्षण में देशी बीजों के महत्व देते हुए उनके फायदे के संबंध में प्रतिभागियों को बताया गया। देशी बीज स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार ढले होने के कारण कम पानी, खाद व कीटनाशकों में भी बेहतर पैदावार देते हैं। इनकी अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे ये अन्य की तुलना में अत्यधिक पौष्टिक होते हैं, सूखा रोग प्रतिरोधी होते हैं, जो किसानों को आत्मनिर्भर और खेती को किफायती और टिकाऊ बनाते हैं। पशु में तिल्ली बुखार, जिसको हम एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते हैं, इस रोग में पशु खाना पीना बंद कर देते हैं, जिससे तेज बुखार आता है। पशु को बेचैनी होती है और उसे चक्कर भी आते हैं। पशु ग्लाबिन हो जाता है, उसका गर्भपात तक हो सकता है। पशु के प्राकृतिक भागों से लाल रंग का ना जमने वाला गाढ़ा खून निकलता है और इसी तरह के लक्षण अपने पशु में दिखे तो इस महीने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण करवाए और अगर लगातार 3 वर्षों तक पशु में रोग आने पर रोगी पशु को अन्य पशुओं से तुरंत अलग कर दे तथा पशु चिकित्सक की सलाह ले। किसान भाइयों, कॉम्बाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेत में 8 से 12 इंच लंबे डंठल शेष रह जाते हैं, परंतु स्टारीपर के उपयोग से कटाई के बाद फसल के अवशेष से भूसा बनाया जा सकता है, जिसमें 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल भूसा प्राप्त होता है तथा इससे 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई भी की जा सकती है। इस यंत्र के उपयोग से लगभग 3000 रुपये से 3500 प्रति एकड़ की लाभ होती है और किसान भाइयों इस यंत्र का लाभ जरूर उठाएं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना एक पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेलिंग पोर्टल है, जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन, कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा कृषि दर्शन, देखना ना भूलिएगा केवल दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। मुझे दीजिए यही इजाजत, नमस्कार।